નમસ્કાર. આજે તારીખ 12/8/2021ના રોજ આપણે શ્રી પ્રભુલાલ ભાણજી નાગુની વાડીએ શિક્ષણ રથનો રૂટીન ક્લાસ બાગવાડી પ્રાથમિક શાળાના ધોરણ 6ના વિદ્યાર્થીઓ માટે રાખ્યો છે. આજના આ શિક્ષણ ક્લાસમાં આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયનો ત્રીજો એકમ સમજદાર નન્હી એ અધ્યયન કાર્યમાં લઈશું. તો ચાલો આપ સૌના આશીર્વાદથી આજનું આ શૈક્ષણિક કાર્ય આપણે શરૂ કરીએ. તમારા હિન્દીમાં 2 એકમ આપણે જોઈ ગયા છીએ. યાદ છે? નામ યાદ છે? दयालु शिकारी और एक जगत एक लोक सबका है एक मान. પાકી કરવાની હતી કવિતા. કરી ખરી? કરવાની છે. હા, કારણ કે એકમ કસોટીમાં પૂછાઈ પણ જાય. કાવ્ય પંક્તિयां પૂર્ણ કીજીએ. આજે ત્રીજો એકમ લઈએ છીએ સમજદાર નન્હી. પહેલા એ પાઠને આપણે જોઈ લઈએ, સમજી લઈએ. 3 समझदार नन्ही. विद्यार्थी मित्रों, आपके शिक्षक क्रमशः आपको कहानी के परिच्छेद का पठन करवाएंगे. पढ़ो और सुनो. कहानी. एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी. उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था. एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है. बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. नन्ही को उस पर दया आ गई. उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया. बिच्छू को शैतानी सूझी. उसने नन्ही को डंक मार दिया. नन्ही पीड़ा से तड़प उठी. उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है. नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा. बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया. नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई. माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई. माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है. नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया. माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है. तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा. नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी. कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए. इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा. मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई. वह नन्ही को पुकारने लगा. नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली. वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई. सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी. बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो. नन्ही का मन डोल गया. उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो. नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया. बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा. नन्ही उसका इरादा समझ गई. वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो. बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया. वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की. ऐसा क्यों? नन्ही बोली,
भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तो मारते रहो। देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी, कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। ચાલો એનું એનિમેશન જોઈએ પછી આપણે પાઠને સમજી લઈએ. પાઠમાં શું છે. एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी, उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख જો બીછું એટલે ગુજરાતીમાં આપણે એને શું કહીએ છીએ? વીંછી. શું? કચ્છીને વેચ્છી. બરાબર. તાલાબ ના તળાવ અને દલદલ હા કાદવ કીચડથી ભરેલી જગ્યા જેમાં ઘૂસીએ તો પછી એમાંથી બારે ના નીકળી શકતું. आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बहन, मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं? डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नानी, नानी, नानी। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। बिच्छू भाई, ऐसा क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया,
फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की थी, ऐसा क्यों? भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है। तुम मारते रहो। देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ, अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। बेटी, कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बोध, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं। शंकर सुल्तानपुरी। વાર્તા કોણે લખી છે? શંકર સુલતાનપુરી. અને વાર્તાનું નામ છે સમજદાર નાની. નાની ફિરકને લગી એટલે પ્રસન્ન થઈ, ખુશ થઈ અને નાચવા લાગી. શું કામ? તેની મમ્મીને વખાણ કરે ને કે સારા માણસો એમ જ પોતાના કાર્યથી જે ખરાબ માણસો છે એને સુધારતા રહે, સારા કાર્ય કરી કરી. જોઈએ આગળ શબ્દાર્થ ટીકાની હોય. विद्यार्थी मित्रों, आपने नन्ही की कहानी तो सुनी। चलो एक ऐसी ही अन्य कहानी के कुछ चित्र यहाँ पर है। अपने शिक्षक की मदद से चित्रों पर चर्चा करते हुए कहानी बनाइए। चित्र देखकर कहानी का निर्माण कीजिए। જો વાર્તા બનાવવાની છે ગુજરાતીમાં આ વાર્તા આપણને આવડે છે. કીડી અને કબૂતર એ ગુજરાતીમાં વાર્તા આપણે જોઈ છે, સાંભળી છે. હા, તો તમારી કીડી અને કબૂતરવાળો પાસ પણ હતો જ્યારે તમે નાના હતા ત્યારે. હવે તો ત્રીજા ચોથાનો અભ્યાસક્રમ પણ બદલાઈ ગયો. હવે એ જ વાર્તા આપણે હિન્દીમાં બનાવવાની છે. બરાબર? ચિત્ર જોઈએ. કેટલા ચિત્રો છે? 4 ચિત્રો છે. 1 2 3 અને 4. एक तालाब किनारे एक जंगल था. जंगल में एक नदी थी. तालाब तालाब देखो कि नदी देखो. चलो, जंगल में एक तालाब था. तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ था. बरगद के पेड़ पर एक कबूतर रहता था. और बरगद के पेड़ के नीचे एक चींटी, कीड़ी नहीं, શું કહેવાશે? ચીંટી રહેતી હતી. ઠીક છે, એટલું આપણે આ પહેલા ચિત્ર ઉપરથી કહી શકીએ. પછી બીજું ચિત્ર. એક બાર एक चींटी बहुत बारिश हुई और चींटी पानी के साथ नदी में बहने लगी. पेड़ पर बैठा कबूतर पेड़ पे बैठे हुए कबूतर ने भी देखा और उसने क्या किया? एक पेड़ का पत्ता तोड़कर नीचे पानी में गिराया और चींटी से कहा कि तुम इस पर बैठ जाओ. चींटी पत्ते पर बैठ गई और कबूतर आकर वो पत्ता अपनी चोंच में पकड़कर ले गया.
नदी से बाहर रखा और इस तरह चींटी की जान बचाई। और चींटी ने उसका शुक्रिया हाँ, चींटी ने उसका शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया। कुछ दिनों के बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसके हाथ में बंदूक थी। शिकारी ने कबूतर को देख लिया। शिकारी कबूतर को देखा शिकारी ने कबूतर को देखा। कबूतर पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है और उसका शिकार करने के लिए वो बंदूक का निशाना का निशाना कबूतर पे लगाया। तब ये सब चींटी देख रही थी और इस बात से कबूतर अनजान था। चींटी ने देखा, चींटी शिकारी के पास गई, उसने उसके पैर में काटा तो शिकारी का निशाना चूक गया और और इस तरह कबूतर उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई और कबूतर ने चींटी का शुक्रिया अपनी मित्रता निभाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की मदद करनी चाहिए। क्या सीख मिलती है? सबकी मदद करनी चाहिए। हाँ, हमें बुरे वक्त में सबकी मदद करनी चाहिए। એવી રીતે તમે વાર્તા કહાની કા નિર્માણ कीजिए એટલે વાર્તા બનાવો, ચિત્ર જોઈએ એમ તો તમે બનાવી શકો। શબ્દાર્થ, મુહાવરા અને ભાષા સજ્જતા અને ઘટના કા વર્ણન એ બધું જોઈ લઈએ। આ એક સોફ્ટવેર નાખાવી છે ને એમાં આવી ગયું છે। टिप्पण એ પૂછે છે તમને આ ડાઉનલોડ કરવું છે, એનો વારંવાર સૂચના આવે કે આપણે ડાઉનલોડ નથી કરતા તો ટિપ્પણ એટલે કે શબ્દાર્થ। तट તટ, કિનારા, किनारा स्वभाव प्रकृति સ્વભાવ, सहसा સહસા, एकाएक खिसियाकर लज्जित होकर निर्दोष बेकसूर दोष रहित राह किसी ने कहा था ना अब मैं निर्दोषों को नहीं काटूंगा, कहा था ना। फिर खिसिया कर यानी लज्जित होकर, तो बिच्छू एक वाक्य आवे છે वो खिसिया कर वार्ता में ना खिसिया कर देखता रह गया, ऐसा कुछ आता है। एकाएक यानी सहसा। राह रास्ता रास्ता, प्रसन्न प्रसन्न तो खुश खुश, दलदल गीली जमीन की जमीन कीचड़, गुजराती मां कादव कादव, मुहावरे मुहावरे अर्थ और वाक्य प्रयोग युवाओं से अनसुनी करना ध्यान न देना आदत का गुलाम होना बिच्छू अनसुनी करके चला गया। बिच्छू ने मम्मी की बात नहीं सुनी, चला गया। ध्यान दीजिए। आदत का गुलाम होना तो आदत से मजबूर होना वचन देना वादा करना मन डोलना विचार बदलना जीवन दान देना नया जीवन देना
शर्म से पानी पानी होना, शर्म आता बहुत लज्जित होना, राह दिखाना, रास्ता दिखाना रास्ता दिखाना, थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना, શબ્દાર્થ અને મુહાવરા આપણે જોયા. એટલે બધું નહીં આપણે એને બહાર નીકળીને બીજામાં ઘૂસીને એટલે આવે. ડાઉનલોડ કરવો છે એનાથી છે. बाल दोस्तों, आपने कई प्रकार की घटनाओं के बारे में सुना होगा। आप यहाँ पर जो घटना देख रहे हैं उसके बारे में नीचे दिए गए प्रश्नों की मदद से सोचकर घटना का वर्णन कीजिए। एक्सीडेंट पापा एक्सीडेंट हो गया दिखते ना करो मालूम है फाइन हो जाले प्रश्न 1, यह घटना कैसे घटी होगी? एक्सीडेंट 2, अकस्मात होने पर क्या हुआ होगा? 3, अकस्मात का कारण क्या होगा? एक्सीडेंट 4, अकस्मात के समय हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? फाइन हो गया 5, आपने ऐसी घटना कब और कहां देखी थी? बाइक वाले को है इस पार आना चाहिए ना मेन रोड पे गलत रास्ते पे चल रहा है इसलिए अकस्मात एक्सीडेंट में क्यों कहवा अकस्मात तो सर बाइक पर गाड़ी में देखा मेरा घोड़ा तो अकस्मात कब होता है? जब लापरवाही होती है तब. कोई भी बाइक वाला लापरवाही करेगा तो कार वाला लापरवाही करेगा तो हम करें कार वाले को कुछ तभी अकस्मात होता गाड़ी है. कार वाले को क्या होगा? वो तो बड़ी गाड़ी है. छोटी गाड़ी वाले को नुकसान होगा. अगर कार ट्रक से टकराएगी तो कार को नुकसान होगा ना. तो ट्रक वाले गाड़ी को को कुछ नहीं कुछ होगा. नुकसान ही नहीं हुआ कुछ भी नहीं टूटा हैंडल वेडल कुछ नहीं टायर होगा ना, क्यों नहीं होगा? गाड़ी गिरा के क्यों है गाड़ी सिंगल बिल्डिंग विद्यार्थी मित्रों, आपने संज्ञा की जानकारी तो प्राप्त की है। संज्ञा के बार बार के पुनरुक्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। उसका एक अभ्यास यहाँ प्रस्तुत है, जिसे ध्यान से सुनिए, बाद में पढ़िए। सर्वनाम, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए। रमेश अच्छा लड़का है। रमेश के पिताजी शिक्षक है। रमेश की माताजी गृहिणी है। रमेश का बड़ा भाई कॉलेज में है। रमेश कक्षा 6 में पढ़ता है। रमेश मेरा अच्छा मित्र है। रमेश चतुर है। मैं और रमेश साथ में खेलते हैं। रमेश अच्छा लड़का है। उसके पिताजी शिक्षक है। उसकी माताजी गृहिणी है। उसका बड़ा भाई कॉलेज में है। वह कक्षा 6 में पढ़ता है। वह मेरा अच्छा मित्र है। वह चतुर है। हम साथ में खेलते हैं। रमेश रमेश से बहुत ही सही है जो रमेश संज्ञा है, क्या है? संज्ञा. ગુજરાતીમાં સંજ્ઞા અથવા તો નામ કહીએ છીએ આપણે. રમેશ છે એ નામ છે. હિન્દીમાં એને સંજ્ઞા કહેવાય. શું કહેવાય? સંજ્ઞા. હવે જુઓ અહીંયા રમેશની વાત છે તો ઘણી વખત રમેશ अच्छा लड़का है, रमेश की पिताजी शिक्षक है, रमेश की माताजी गुरु है, रमेश का बड़ा भाई कॉलेज में है, रमेश का पढ़ता है, रमेश मेरा अच्छा मित्र है, रमेश चतुर है, मैं और रमेश साथ में खेलते हैं. रमेश 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 જ આવે, સંખ્યા જ આવે, નામ જ આવે. બરાબર. હવે આ રમેશની જગ્યાએ બીજા ફકરામાં બીજા શબ્દો વપરાયા છે. જો છે રમેશની જગ્યાએ શું વાપરવાનું છે? उसके पिताजी शिक्षक हैं. रमेश की माताजी गृहिणी है तो उसकी माताजी गृहिणी है. उसकी પછી उसका बड़ा भाई कॉलेज में है.
वह कक्षा 6 में पढ़ता है, वह मेरा अच्छा मित्र है, वह चतुर है, हम साथ में खेलते हैं। तो રમેશ એક જ વખત વપરાશે, પછી એની જગ્યાએ બીજા જે શબ્દો વપરાશે એને સર્વનામ કહેવા. શું કહેવાશે? સર્વનામ. આ રમેશ છે એ નામ છે અને આ છે એનો સર્વનામ છે. રમેશની જગ્યાએ બીજો શબ્દ વપરાયો છે. આ પણ સર્વનામ છે. ઉસ્કી, ઉસ્કા, વહ, 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 હમ એ બધા સર્વનામ છે. શું છે? सर्वनाम. नाम અને सर्वनाम समझाणु. संज्ञा और सर्वनाम हिंदी में क्या कहा जाएगा? संज्ञा और सर्वनाम. गुजराती में नाम सर्वनाम अथवा तो संज्ञा અને सर्वनाम. समझाणु. હવે આમ રમેશ 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 વાંચીએ તો બધાને કંટાળો આવે. એની જગ્યાએ સર્વનામનો ઉપયોગ થાય છે. रमेश अच्छा लड़का है, रमेश के पिताजी शिक्षक हैं, एनी जगह उसके पिताजी शिक्षक हैं, उसकी माताजी गृहिणी है, उसका बड़ा भाई कॉलेज में है. તો વાત તો રમેશની જ થાય છે ને, પણ રમેશની જગ્યાએ સર્વનામ વપરાયા છે. ઠીક છે. વહ, હમ તો આવે ને સર્વનામ તો આવે. શું કામ ના આવે? वह, हम, उसका, उसकी, उसके. તો વાક્ય પ્રમાણે આવે. બરાબર. 3 વાક્ય છે, 3 વખત વપરાનું. ચાલો આગળ જોઈએ. निम्नलिखित वाक्य पढ़िए. 1. मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. 2. तुम तो शिक्षक हो ना. 3. आप व्यापारी कैसे बन गए. 4. वह काम मुझसे नहीं होगा. 5. तुम्हें क्या पसंद है. 6. दाल में कुछ कम है. 7. मैं अपने आप काम कर लूंगा. बाल दोस्तों, इन वाक्यों के अभ्यास से आपको पता चला होगा कि संज्ञा के बदले इन शब्दों का उपयोग हुआ है. मैं, तुम, आप, वह, तुम्हें, कुछ, अपने आप जैसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है. अब आप इन शब्दों का उपयोग कर वाक्य लिखिए. બરાબર. સંજ્ઞા અને સર્વનામ સમજાઈ ગયું કે કંઈક ડાઉટ છે એમાં? ધૃતિબેન, નામની જગ્યાએ જે શબ્દ વપરાશે એને સર્વનામ કહેવાશે. ઠીક છે. मैं शिक्षक हूँ तो મારા નામની જગ્યાએ શું વપરાણું? मैं. તો मैं છે એ સર્વનામ.